नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संस्कृत व्याकरणम पर। हमने पिछले वीडियो तक कारक प्रकरण के बारे में पढ़ा था। कारक प्रकरण टॉपिक अपने पूरा किया था। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने परिचय दे दिया था कि हम अगला टॉपिक है वो समास शुरू करेंगे। देखिए समास। अब समास का मतलब होता है संक्षिप्तीकरण। हम शाब्दिक अर्थ में यदि समास का अर्थ करें तो समास का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। अब देखिए संक्षिप्तीकरण दो तरह से हो सकता है। एक तो होता है वर्णों का संक्षिप्तीकरण, एक तो क्या होता है वर्णों का संक्षिप्तीकरण, एक होता है शब्दों का संक्षिप्तीकरण या पदों का संक्षिप्तीकरण। तो जहां वर्णों का संक्षिप्तीकरण हो वहां हमने पहले भी पढ़ लिया है संधि। संधि है वो दो वर्णों के स्थान पर एक वर्ण आदेश हो जाना, तो वो संधि। वर्णों का संक्षिप्तीकरण क्या कहलाता है? संधि। और जहां शब्दों का संक्षिप्तीकरण होगा वहां पर है वो हम उसे समास की संज्ञा देंगे, उसे हम क्या कहेंगे? समास। तो शब्दों का संक्षिप्तीकरण संस्कृत में हम यदि इसकी परिभाषा करें तो समसनम समासः, समसनम समासः, समसनम समास यानी शब्दों का संक्षिप्तीकरण, शब्दों को संक्षेप में लिखना, शब्दों को मिला के लिखना, वो कहलाता है समास। अब समास कितने प्रकार के होते हैं, समास के कितने भेद होते हैं? तो संस्कृत में हमने समास के बारे में पढ़ते हैं तो संस्कृत में हमें समास के 5 भेद मिलते हैं। 5 प्रकार के समास बताए जाते हैं संस्कृत में और 5 ही इसके भेद होते हैं। जिसमें देखिए पहला है केवल समास, फिर आता है अव्ययी भाव समास, फिर आता है तत्पुरुष और उसके बाद में आता है बहुव्रीहि और फिर आता है द्वंद्व। तो ये 5 समास हैं। केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। केवल समास को है वो सह सुपा या सुप सुपा समास भी कहा जाता है। सुप सुपा केवल समास के बारे में कहा जाता है कि जिस समास का कोई विशेष नाम नहीं हो, यानी जिन जो अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि और द्वंद्व इन नियमों के अंतर्गत जो नहीं आता है वो केवल समास में आ जाता है। बाकी इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्य रूप से अपने ये 4 जो समास हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। केवल समास को सहसोपा या सुपसोपा यानी जिस समास को कोई विशेष नाम नहीं दिया जाए वो केवल समास कहलाता है। फिर आता देखिए अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में अब इनमें क्या क्या पहचान होती है वो करने से पहले अपन एक बात देखते हैं कि समास में 2 तरह से होता है। एक तो होता है समास विग्रह, देखिए समास विग्रह, और एक होता है समस्त पद। जहां पर समास का संक्षिप्तीकरण करके लिखेंगे, समास को बना के लिखेंगे, वो कहलाता है सामासिक पद। जो सामासिक पद है, सामासिक, वो कहलाता है समस्त पद। और जहां पर टुकड़े हो, संधि विग्रह, उसी प्रकार से समास विग्रह। अब देखिए समास विग्रह है वो 2 प्रकार से होता है। एक तो होता है लौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह, और एक होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक विग्रह का मतलब होता है कि जो सामान्य व्यक्ति भी समझ सकता है, जिसने व्याकरण का कम अध्ययन किया हो या न किया हो, उसको भी आसानी से समझ में आ सकता है, तो वो कहलाता है लौकिक विग्रह। अलौकिक विग्रह का मतलब है जिसने व्याकरण का अच्छी तरह से अध्ययन किया हो, अच्छी तरह से व्याकरण को पढ़ा हो, वो अलौकिक विग्रह को समझ सकता है। जैसे लौकिक विग्रह में यदि मैं यहाँ लिखूं कि कूपम पतितः,
कूपम पतितः में या द्वितीय तत्पुरुष के रूप में ये उदाहरण लिखा है हमने, तो कूपम पतितः ये लौकिक विग्रह है, समास विग्रह है, लौकिक विग्रह। इसी को अपन अलौकिक में चले जाएं तो देखिए कूप अम पतित सु। अब ये अलौकिक विग्रह हो गया। तो अलौकिक विग्रह में हमने क्या किया है कि जो ये पूर्व पद है और ये उत्तर पद, दो पद होते हैं समास में, एक होगा पूर्व पद, एक होगा उत्तर पद, और इन पूर्व पद और उत्तर पद के आधार पर ही हम समास की पहचान करेंगे। तो कूपम पतितः ये तो हो गया पूर्व पद, ये हो गया उत्तर पद। तो यहां देखिए मूल पद लेंगे दोनों में, यहां मूल पद क्या है कूप, यहां मूल पद क्या है पतित। अब यहां पर कौन सी विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो द्वितीय विभक्ति एक वचन में सुप प्रत्यय जो हमने पढ़े हैं सुप्तिगंतम पदम संज्ञा प्रकरण में, सु औजस अम, द्वितीय विभक्ति एक वचन में कौन सा प्रत्यय आता है अम, पतित पतितः प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, और प्रथमा विभक्ति एक वचन में हमने सु प्रत्यय पढ़ा है सुपों में। तो यहाँ पर अलौकिक विग्रह में समस्त पद हमेशा अलौकिक विग्रह के आधार पर बनेगा, न कि लौकिक विग्रह के आधार पर। तो यहाँ पर हमने विभक्तियां लिख दी मूल पद, और मूल पद के साथ में जिस विभक्ति और वचन में ये पद था उसकी विभक्ति लिख दी हमने, विभक्ति का जो प्रत्यय है वो लिख दिया। फिर समास में क्या होता है, सुपो धातु प्रातिपदिकयोः सूत्र आता है, उससे विभक्तियों का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। तो विभक्तियां यहाँ कौन कौन सी हैं, एक तो विभक्ति है अम, एक विभक्ति है सु, इन दोनों का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो पीछे क्या बचेगा, ये कूप और ये पतित। अब यहां इन दोनों को मिला के लिख दो, कूप पतित, कूप पतित। अब वापस इसको विभक्ति कार्य करते हैं, तो कूप पतित ये समस्त पद हो गए। तो यहां पर अब देखिए, यहां पर यदि जहां कहीं भी संधि कार्य होगा तो संधि हो जाएगी, यहां पर कोई भी संधि नहीं हो रही है तो संधि कार्य नहीं होगा। तो यहां पर संधि नहीं है तो छोड़ दो इसको, संधि नहीं होगी ज्यों का त्यों मिला के लिख दो। तो इस प्रकार से है वो समास बन जाएगा। जैसे किसी एक संधि का उदाहरण लेते हैं अपन, तो देखिए नीलम कर्मधारय समास जो कि तत्पुरुष समास का ही भेद है, नीलम नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम ये है अलौकिक विग्रह, लौकिक विग्रह। इसको अलौकिक में लेंगे तो देखिए यहां पर ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है नपुंसक लिंग में, ये भी प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। तो यहाँ मूल पद है नील, प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रत्यय आता है सु, यहाँ पर है उत्पल, प्रथमा विभक्ति एक वचन प्रत्यय आता है सु, विभक्तियों का लोप करेंगे तो पीछे अपने पास देखिए नील और ये उत्पल। अब यहाँ पर आदि गुण सूत्र से गुण संधि हो जाएगी, तो क्या रूप बन जाएगा, नीलोत्पल, और विभक्ति कार्य में फिर वहां नीलोत्पलम, नपुंसक में तो नपुंसक में बन जाएगा नीलोत्पल, तो यहाँ गुण संधि हो गई। तो समास में हमेशा संधि भी हो जाएगी, तो यहाँ संधि होकर के नीलोत्पलम बन गया। तो इस प्रकार से समास विग्रह में दो प्रकार से करेंगे अपन, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। समस्त पद हमेशा है वो अलौकिक विग्रह के आधार पर बनेगा। तो उसी प्रकार से अब देखिए अपन समास में देखिए, केवल समास में तो जिसका कोई विशेष नाम नहीं हो केवल समास है, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास का शाब्दिक अर्थ होता है जहां अव्यय का प्रयोग हो। तो यहाँ पर दो पद जो होंगे उसमें पूर्व पद अव्ययी होगा, पूर्व पद क्या होगा, अव्यय होगा, और पूर्व पद की ही प्रधानता होगी, और समस्त पद बनने के बाद में पूरा का पूरा पद ही अव्यय बन जाएगा। तो इसीलिए इसको अव्ययी भाव समास कहा जाता है। फिर आते हैं देखिए अपने
तत्पुरुष समास में इसका विस्तृत अध्ययन अपन करेंगे बाद में। अव्ययभाव समासारों का एक बार सामान्य परिचय अपन इन समास का करते हैं। तो तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, एक तो होता है व्यधिकरण और एक होता है समानाधिकरण। तो व्यधिकरण का मतलब होता है जहां पर दोनों पदों में अलग अलग विभक्तियां हो, वो व्यधिकरण कहलाएगा, और जहां पर दोनों पदों में समान विभक्तियां हो वो समानाधिकरण कहलाएगा। तो व्यधिकरण में देखिए अपने द्वितीय तत्पुरुष से शुरू होता है, यानी पूर्व पद में द्वितीय तो द्वितीय तत्पुरुष, पूर्व पद में तृतीय तो तृतीय तत्पुरुष, पूर्व पद में चतुर्थी तो चतुर्थी तत्पुरुष। इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे व्यधिकरण में द्वितीय में कृष्णम श्रितः, कृष्णम श्रित इति कृष्ण श्रित। तृतीया में लेवे अपन देखिए नखे ही भिन्न, तो यहाँ पूर्व पद में तृतीय विभक्ति आ रही है, चतुर्थी विभक्ति में युपाय दारु, तो यहाँ चतुर्थी विभक्ति आ रही। इसी प्रकार से पंचमी विभक्ति पूर्व में होगी तो पंचमी तत्पुरुष, षष्ठी होगी तो षष्ठी तत्पुरुष, और सप्तमी होगी तो सप्तमी तत्पुरुष हो जाएगा। फिर आते हैं समानाधिकरण में। समानाधिकरण में समान विभक्तियां हो तो इसमें देखिए कर्मधारय, कर्मधारय में विशेषण विशेषीय भाव होता है, तो विशेषण विशेषीय दोनों समान विभक्ति समान वचन में होंगे तो समानाधिकरण में आ जाएगा। उसी प्रकार से नए तत्पुरुष समास है वो भी आ जाता है, द्विगु समास है वो भी आ जाता है जहां पर संख्यावाची पद पूर्व में हो, तो ये सारे समानाधिकरण में आ जाएंगे। और समानाधिकरण में और भी भेद हो जाएंगे, उपमान पूर्व पद, उपमानोत्तर पद, शाक पार्थिव है, ये सारे इसमें समानाधिकरण में परिगणित होते हैं। वो अपन विस्तृत अध्ययन जब करेंगे तत्पुरुष समास का उस समय इसका अध्ययन करेंगे हम आगे। फिर आता है बहुव्रीहि समास। तो देखिए बहुव्रीहि समास में वो अन्य पद की प्रधानता होती है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद की, उत्तर पद में जो आएगा उसके अनुसार चलेगा, तो उत्तर पद की प्रधानता। बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे पद की प्रधानता हो जाएगी, जैसे पीतानी अम्राणी यस्य स, पीले हैं वस्त्र जिसके वह, न तो पीत की प्रधानता है न अंबर की प्रधानता है, तीसरे व्यक्ति की प्रधानता, तो वहां बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्वंद्व समास है उसमें दोनों पदों की प्रधानता होगी, रामः च लक्ष्मणः च का प्रयोग होगा, और च अर्थ में ही द्वंद्व समास का प्रयोग होता है। द्वंद्व समास है वो तीन प्रकार का हो जाता है, एक तो आता है इतरेतर द्वंद्व, एक आता एक शेष द्वंद्व, इतरेतर एक शेष और इतरेतर द्वंद्व, एक शेष द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। इतरेतर, एक शेष और समाहार, इन तीन अर्थों में वो द्वंद्व समास का भी प्रयोग होता है। तो हम विस्तृत अध्ययन अगले वीडियो से हम प्रारंभ करेंगे अव्ययभाव समास से। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय संस्कृत।